नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव 2023 का एक बहुत ही गहरा डेटा पर आधारित विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ किसी एक पार्टी की हार या जीत का विश्लेषण नहीं है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि जमीन पर वहाँ के लोग असल में क्या महसूस करते हैं और उनके फैसले हमें शासन और लोकतंत्र के बारे में क्या सिखा सकते हैं। तो इस विश्लेषण में हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? सबसे पहले हम दंतेवाड़ा की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर आंकड़ों के आईने में देखेंगे कि जनादेश क्या कहता है। उसके बाद हार के पीछे जो असली प्रणालीगत कारण थे उनकी पड़ताल करेंगे और अंत में जनता से दोबारा जुड़ने के लिए एक ठोस रणनीतिक रोडमैप पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चुनाव को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह की मिट्टी, वहाँ के लोग और उनके इतिहास को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये लोगों की उम्मीदों, उनकी आशंकाओं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधी जुड़ी होती है। हमारी बात शुरू होती है दंतेवाड़ा से। ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदिवासी केंद्र है। ये एक ऐसी जमीन है जो दशकों से, आप कह सकते हैं, एक गहरे अविश्वास और माओवादी संघर्ष की छाया में जीती आई है। यहाँ सरकार और जनता के बीच की खाई बहुत गहरी है और हर चुनाव इसी खाई को पाटने का एक वादा लेकर आता है। अब जरा इन आंकड़ों को देखें, ये बहुत दिलचस्प है। दंतेवाड़ा कोई आम निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। यहाँ की लगभग 98% आबादी आदिवासी है और ये एक आरक्षित सीट है। साथ ही यहाँ की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 52% महिलाएं हैं। ये दो बातें, इसका आदिवासी चरित्र और महिलाओं की निर्णायक भूमिका, यहाँ की राजनीति के हर पहलू को तय करती हैं। तो हमने जमीन को समझा। अब चलिए उन ठोस आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2023 में दंतेवाड़ा के लोगों ने अपना फैसला कैसे सुनाया। पहला और सबसे अहम आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णायक जीत हासिल की 42.92% वोटों के साथ। ये एक मजबूत जनादेश का साफ संकेत है। और इसके ठीक उलट उस समय की सत्ताधारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिले 30.43% वोट। पिछले चुनावों के मुकाबले ये एक बड़ी गिरावट थी, जो कहीं न कहीं मतदाताओं की नाराजगी को दिखाती है। इन दोनों वोट प्रतिशत के बीच का जो फासला था, वो था 16,803 वोटों का। अब दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ा अंतर माना जाता था। ये एक साफ राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा था। ये डैशबोर्ड हमें पूरी कहानी एक साथ दिखाता है। आप देखिए, पिछले एक दशक में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ा है। ये लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी है वोटों के उलटफेर की। जहां 2013 में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, वहीं 2023 आते आते भाजपा ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि अपनी जीत के अंतर को काफी बड़ा कर लिया। यही हमें याद रखना चाहिए कि हर एक वोट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो एक नागरिक की गरिमा, उसकी आवाज और एक सूचित पसंद का प्रतीक है। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है। तो आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि आखिर ये क्यों हुआ। और इसके लिए हमें सतही राजनीति से थोड़ा और गहरा उतरना होगा, प्रणालीगत वजहों को देखना होगा। इस पूरे नतीजे के केंद्र में है विश्वास का संकट। दशकों से जब किसी क्षेत्र की उपेक्षा होती है, तो वहां एक खालीपन पैदा हो जाता है। लोग सरकार को एक बाहरी ताकत की तरह देखने लगते हैं, और जब जमीन के अधिकार, युवाओं के लिए रोजगार, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, तो ये अविश्वास और भी गहरा हो जाता है। और यही खालीपन कई शिकायतों के रूप में सामने आया। युवाओं को लगा कि उनके भविष्य का कोई रास्ता नहीं है। महिलाओं और बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से नहीं पहुंच रही थीं। और सबसे बड़ी बात, जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर हो चुका था कि वो लोगों की आवाज बनकर सरकार तक उनकी बात पहुंचा ही नहीं पा रहा था। इन सब ने मिलकर बदलाव के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत बड़ा संरचनात्मक मोड़ था, जिसे हम राजनीति में स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जब कई छोटे दल एक जैसे वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, तो मुख्य विपक्षी वोट बढ़ जाता है और इसका सीधा फायदा सबसे बड़ी पार्टी को मिल जाता है। और ये चार्ट इसी बात को बहुत साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ भाजपा ने अपने 42% वोट को एकजुट रखा, वहीं कांग्रेस या भाजपा विरोधी वोट कई छोटी छोटी पार्टियों में बंट गया।
सीपीआई, जेसीजे और दूसरी पार्टियों ने मिलकर लगभग 14% वोट काट लिए। सोचिए, अगर ये वोट एक साथ होता तो नतीजा शायद कुछ और हो सकता था। तो अब तक हमने हार के कारणों को समझा। ये मतदाताओं की निराशा और विपक्ष के बिखराव का एक मिला जुला नतीजा था। अब इन्हीं जानकारियों का इस्तेमाल करके वापसी की एक ठोस रणनीति कैसे बनाई जा सकती है, इस पर बात करते हैं। किसी भी रणनीति की शुरुआत अपनी ताकत और कमजोरी को ईमानदारी से पहचानने से होती है। कांग्रेस के पास एक ऐतिहासिक विरासत है, एक ब्रांड है, लेकिन उसका जमीनी संगठन बहुत कमजोर हो चुका है। सबसे बड़ा मौका है 30 साल से कम उम्र के 40% मतदाताओं को जोड़ने का, जिनकी जरूरतें और उम्मीदें पिछली पीढ़ी से अलग हैं। और हाँ, वोट काटने वाली पार्टियां एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। एक कामयाब रणनीति वो होती है जो सीधे उन मुद्दों पर काम करे जो लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। ये हीट मैप हमें यही दिखाता है। आदिवासी किसानों के लिए जमीन और जंगल के अधिकार, युवाओं के लिए नौकरी और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, ये सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। विश्वास दोबारा जीतने का रास्ता इन्हीं मुद्दों से होकर गुजरता है। रणनीति कागज पर तो अच्छी लगती है, लेकिन असली काम तो उसे जमीन पर उतारने का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मतदाताओं के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक ठोस, कार्रवाई करने लायक योजना कैसी दिख सकती है। ये टाइमलाइन एक चरणबद्ध तरीका दिखाती है। काम चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होना चाहिए, और वो भी सुनने से। लोगों की समस्याओं को सुनना, फिर उस आधार पर संगठन बनाना और फिर घर घर जाकर सीधा संवाद करना। आखिरी महीने में अपने संदेश को धारदार बनाना और चुनाव के दिन हर एक वोटर को बूथ तक पहुंचाना, यही इस योजना का लक्ष्य है। आज के दौर में जमीनी काम को एक आधुनिक डिजिटल रणनीति का साथ मिलना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप के जरिए सही जानकारी पहुंचाना, इंस्टाग्राम पर काम की वीडियो दिखाना और गलत सूचनाओं का तुरंत खंडन करना, ये सब विश्वास बनाने में मदद करता है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि नागरिकों की गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना, जैसा कि भारत के डेटा संरक्षण कानून यानी डीपीडीपी फ्रेमवर्क में बताया गया है, किसी भी डिजिटल पहुंच का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर लाता है। देखिए, जीत सिर्फ 90 दिन के चुनावी अभियान से नहीं मिलती। जीत तब मिलती है जब कोई राजनीतिक दल सिर्फ एक इलेक्शन मशीन बनकर ना रह जाए, बल्कि साल के 365 दिन लोगों के बीच मौजूद रहे, उनकी समस्याओं का पहला समाधान करता बने और लगातार सेवा के जरिए एक भरोसे का, एक टिकाऊ रिश्ता बनाए। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक अंतिम और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में, जहां विश्वास की कमी और राजनीतिक बिखराव इतना गहरा है, जमीनी मुद्दों, विकास और लगातार संवाद पर टिकी राजनीति इस विखंडन को पाट सकती है? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन कोशिश इसी दिशा में होनी चाहिए। अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र की तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 08042041602 पर कॉल करें। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक उद्देश्य।